हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर वेरी ओन फेवरेट एजुकेशन चैनल डियर स्कूल। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर के बारे में हम पूरा कॉन्सेप्ट, उसका पूरा का पूरा फॉर्मेट या लेआउट और साथ में इंपॉर्टेंट कीवर्ड जिनको अगर आप याद करके अपनी आंसर राइटिंग में यूज करोगे लेटर में तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम फॉर्मल लेटर की डेफिनेशन की बात करें तो फॉर्मल लेटर एक तरीके का प्रोफेशनल लेटर होता है जिसको हम फॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं और इसका एक तरीके का फॉर्मेट भी दिया जाता है। आप अपनी मनमर्जी से नहीं लिख सकते, इसका एक फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया जाता है, उसी फॉर्मेट के अनुसार आपको यहाँ पे लिखना होता है। देखिए, आप सब जानते हैं लेटर दो तरीके के होते हैं, एक होता है इनफॉर्मल लेटर और एक होता है फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल प्रोफेशनल लेटर नहीं होता है, आप अपने चाचा ताऊ ताया जिसको लिखना चाहते हो ये लिख सकते हो, लेकिन फॉर्मल लेटर आप फॉर्मल इंसानों को लिखते हो, जैसे कि आपका कोई प्रोफेसर हो गया, टीचर हो गया, प्रिंसिपल हो गया, कोई डाक खाने के अंदर है, पुलिस हो गया, नेता हो गया, डीएम हो गया, मजिस्ट्रेट हो गया, इन सबको आप लिखते हो। समझ में आए? तो फॉर्मल ये सारी चीजें होती है। या फिर कोई अखबार है उसको लिखना है आपको कि हमारी खबर इसमें छपवा दो, ऐसे लिखते हैं। समझ में आई? एडिटर को जो लिखते हैं ना वो, और ज्यादातर एडिटर के ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। इज इट क्लियर? चलिए, अब हमारे पास फॉर्मेट है। आधा फॉर्मेट मैंने इधर लिखा है, आधा नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। सबसे पहले हमें ये नहीं लगाने आपको, ये मैंने जस्ट यहाँ पे नंबरिंग के लिए है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना होता है सेंडर्स एड्रेस, मतलब खुद का एड्रेस। आप सेंड कर रहे हो ना लेटर तो आपको अपना एड्रेस लिखना है। अगर एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो आपको खुद से बनाना होता है। कैसे बनाओगे? आपको वहां पे रोड का नंबर डाल देना। सबसे पहले बीटी रोड, आगरा, है ना। यहाँ पे सॉरी आगरा मत लिखो, पहले यहाँ पे लिख दो रामपुर, फिर यहाँ पे लिख सकते हो आगरा, ऐसे करके, ठीक है। 3 लाइन में लिखना होता है, ऐसे मैंने यहाँ लिखा भी है। आपको फॉर्मेट को बिल्कुल अच्छे से फॉलो करना है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्टार्टिंग में कि इसका एक फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया जाता है और आपको उसको फॉलो करना पड़ता है। इसके बाद आप डेट लिखते हो। डेट डालने का एक तरीका होता है, आप डेट डालो, जो तारीख है वो डालिए, फिर यहाँ पे टीएच लगा दीजिए या जो भी लगाना है। 22 है तो एनडी लगाओगे, 4th है तो टीएच लगाओगे, 23rd है तो आरडी लगाओगे, ठीक है। ये चीजें लगानी होती है। फिर यहाँ पे जो भी महीना चल रहा है, अक्टूबर लिखो, पूरा लिखो या आधा लिखो, मर्जी है। फिर यहाँ पे कोमा लगा करके ईयर लिखो, ईयर भी 23 डाल के नहीं छोड़ना है, पूरा लिखना है। समझ में आई? उसके बाद रिसीवर का एड्रेस, जिसको आप भेज रहे हो वो आपको उसका एड्रेस लिखना होता है। और जनरली रिसीवर का एड्रेस आपको हमेशा दे दिया जाता है। कैसे लिखोगे? जैसे आपको मैनेजर को लिखना है तो आपने लिखा द मैनेजर, फिर वो कौन सी कंपनी का मैनेजर है वो लिख दिया। तो मान लीजिए वो हर्बल कंपनी है तो मैंने यहाँ हर्बल कंपनी लिख दिया। उसके बाद वो कहाँ पे रहता है तो वहां लिख दीजिए न्यू दिल्ली, बस खत्म। इस तरीके से आपका रिसीवर एड्रेस खत्म हो जाता है। सैल्यूटेशन में क्या आता है? आपको डियर सर, डियर मैडम, जो भी लिखना है वो लिखा, हम सब लिखते हैं, ठीक है। इन केस हमें नहीं पता है सामने वाला इंसान मेल है या फीमेल है तो हम उसको डियर सर ही लिखते हैं, डियर मैडम मैम नहीं लिखते, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, और यहाँ पे याद रखना एक एक लाइन छोड़नी है। सेंडर एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ोगे, डेट के बाद एक लाइन छोड़ोगे, रिसीवर एड्रेस के बाद एक लाइन, सैल्यूटेशन के बाद और सब्जेक्ट के बाद भी। सब्जेक्ट ज्यादा लंबा नहीं लिखना होता है, 4 से 5 शब्दों का लिखना होता है, दैट्स इट, ठीक है। सब्जेक्ट में आपको प्रॉपर लिखना है जिसके बारे में आप लिखना चाहते हो। अगर आपको कोई खबर छपवानी है कि भाई मुझे अपना जो है ये खबर इसमें छपवानी है तो आप उसके हिसाब से लिखो कि आपको क्या करना है, अपनी खबर छपवानी है, दैट्स इट। कोई अगर आपका बैलेंस का टॉपिक है, कोई भी ऐसा टॉपिक है तो आपको उसको बिल्कुल शॉर्ट में 3 से 4 या 4 से 5 शब्दों में आपको खत्म करके सब्जेक्ट लिखना होता है। उसके बाद आती है बॉडी, और बॉडी के 3 पार्ट, बॉडी के 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है इसमें जब हम इसमें थोड़ा सा इंट्रो देते हैं, यानी हमारा टॉपिक क्या है, हमने सब्जेक्ट में बता दिया है लेकिन अब हमें उसे थोड़ा सा खोल करके बताना है। उसके लिए मैंने थोड़े से कीवर्ड लिखे हैं, आप ये यूज कर सकते हो। कीवर्ड बोलो या सेम लाइनें आप यूज कर सकते हो। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ योर कंसर्न अथॉरिटी टूवर्ड्स, यानी जिस भी एडिटर को आप लिख रहे हो उसके अखबार को आपको कोई रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने क्या क्या लिखा है कि भाई तुम्हारे स्टीम्ड मतलब होता है रिस्पेक्टेड, पूरा इज्जत वाला जो होता है ना उसको बोलते हैं स्टीम्ड, मतलब तुम्हारे पूरे इज्जत वाले न्यूज़पेपर को, बहुत फेमस न्यूज़पेपर को के कॉलम के द्वारा मैं अपनी खबर छापना चाहता हूँ ताकि
ऑथोरिटीज को इसके बारे में पता चले। उसके बाद में सेकंड में आपको उन सारी प्रॉब्लम को 1 से 2 पैराग्राफ में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना होता है। इज इट क्लियर? इसके बाद थर्ड पैराग्राफ में आप यूज कर सकते हो ये लाइन, आप लिख सकते हो इट विल बी गुड इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर। यानी अच्छा होगा आप इससे अपनी न्यूज़पेपर पब्लिश कर दो, ताकि कंसर्न जो अथॉरिटी है उनका ध्यान इधर जाए और ये जो मैटर है उसको रिजोल्व कर सके, जो भी आपका मैटर है XYZ। यहाँ पे जो मैंने डैश लगाया है, यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट का नाम लिखोगे, यहाँ पे जो मैंने डैश लगाया अपनी प्रॉब्लम का नाम लिख सकते हो। उसके बाद थैंक यू लिखिए, योर्स के बाद आप सिंसियरली, फेथफुली, जो भी आप होटरोली वगैरह जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। उसके बाद अगर आपको लेटर में ऑलरेडी नाम दे दिया गया है कि आप राधिका हो, राधा हो, मोहन हो, जो भी हो वो लिख दीजिए। नहीं तो आपको अपना नाम नहीं लिखना होता है, आप उसकी जगह XYZ लिख दीजिए, डेट्स इट। ठीक है, आप सिग्नेचर भी कर सकते हो उसके नीचे, आपकी मर्जी है, आप कोई एक चीज कर दीजिए, या तो सिग्नेचर करिए या फिर आप अपना नाम लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ वेरी ओन फेवरेट एजुकेशन चैनल डियर स्कूल। तो आपकी सारी डिमांड्स को लेकर के आज हम राइटिंग सेक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश की। और आज हमारे टॉपिक एनालिटिकल पैराग्राफ। पूरा साल निकल जाता है, स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चल पाता कि एनालिटिकल पैराग्राफ है क्या। तो आज इस वीडियो में हम इसका फॉर्मेट, इसकी डेफिनेशन और इसके कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे। आपको जस्ट वो कीवर्ड याद रखने हैं, आप पूरा का पूरा एनालिटिकल पैराग्राफ आसानी से लिख पाओगे। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो एनालिटिकल पैराग्राफ एक तरीके की डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है, जिसमें हमें जो भी डेटा दिया गया है, डेटा किसमें दिया जा सकता है, एक चार्ट की फॉर्म में दिया जा सकता है, एक ग्राफ की फॉर्म में दिया जा सकता है, और कोई भी हमारे पास टेबल आ सकती है जिसमें हमें डेटा दे दिया जाएगा। अब उस डेटा को देख करके हमें उसे डिस्क्राइब करना होता है, और डिस्क्राइब करने का मतलब क्या होता है, उसको एनालाइज करना। कि भाई अगर हमें दे रखा है कि वुमेन का जो लिटरेसी रेट है वो इस साल 20 था, फिर इस साल 40 हो गया, इस साल फिर 60 हो गया, तो आपको जस्ट ये नहीं लिखना है कि डेटा ये है और ये है, आपको फिर उसको एनालाइज करके बताना है। एनालाइज करने का मतलब है आपको वहां लिखना पड़ेगा कि भाई इसका क्या एनालाइज हो रहा है, कि यहाँ से हम ये एनालाइज करने का मतलब ये होता है कि आपको हमें बताना पड़ेगा कि ये जो डेटा है वो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है। जैसे मैंने बताया पहले 20 था, फिर 40 हुआ लिटरेसी रेट, फिर 60 हुआ, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो आपका यहाँ पे लिटरेसी रेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आपको फिर कंक्लूजन देने होते हैं और थोड़े से अपने सजेशन भी देने पड़ते हैं कि हम किस तरीके से लिटरेसी रेट को बढ़ा सकते हैं। तो अगर मैं वुमेन लिटरेसी रेट की बात करूं तो आप क्या लिख सकते हो, वेरियस प्रोग्राम्स और स्कीम्स चलाइए, गवर्नमेंट स्कूल बनाइए, लड़कियों की जो स्कूल फीस है वो कम कर दीजिए, फ्री कर दीजिए, बुक्स फ्री कर दीजिए या बुक्स सस्ती कर दीजिए। ये सारी चीजें हम स्टेप्स लगा सकते हैं अगर हमें ये सब चीजें लिखनी है। इस तरीके से हम एनालाइज करते हैं चीजों को, ये तरीका होता है एनालाइज करने का। बात करें एनालिटिकल पैराग्राफ के फॉर्मेट की तो बड़ा सिंपल फॉर्मेट होता है। आपको पहले इंट्रो डालना पड़ता है, यानी कि टॉपिक किसके बारे में है ये आपको बताना पड़ता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप 5-6 लाइनें लिख करके आओगे, इसमें आपको जस्ट 1 या 2 ही लाइन लिखनी होती है इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन का मतलब है कि आपको जो भी टॉपिक दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल मैंने अभी लिया था वुमेन लिटरेसी रेट, तो आपको वहां पे उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो देना है कि वुमेन लिटरेसी रेट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ये डेटा यहाँ से लिया गया है और इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इंट्रो में आपको ये बताना पड़ता है कि ये जो आपको डेटा दिया गया है वो कहाँ से दिया गया है। कहाँ से दिया मतलब है कि वो आपको चार्ट दे रहा है, टेबल दे रहा है, पाई चार्ट दे रहा है या क्या दे रहा है, आपको वहीं पे मेंशन कर देना है इंट्रो के अंदर में ही। ठीक है, इसके बाद आता है बॉडी, जो कि मेन चीज होती है इसके अंदर। इसमें आपको टोटल एनालिसिस करना पड़ता है। जो मैंने एनालिसिस बताया आपको करना, वो आपको मेनली इसके अंदर ही करना होता है। एनालिसिस के साथ साथ आपको कंपैरिजन करना है कि इस ईयर ये था, फिर इस ईयर में डिक्रीज होकर या इंक्रीज होकर ये हो गया, तो आपको पूरा टोटल कंपैरिजन और फिर एनालिसिस आपको करना है। और जो आपको टॉपिक है वो भी आपको डीपली इसी में एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, तो अगर आप ये बोल रहे हो कि अगर आपको 120 शब्दों में लिखना है, समझ में आई, तो अगर आप यहाँ पे 40 शब्द मान लेते हो और यहाँ पे अगर आप 40 तो ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ पे अगर यहाँ पे 20 वर्ड मान लेते हो और यहाँ पे अगर आप 30 वर्ड मान लेते हो, तो बाकी के जो वर्ड है आपको इसके अंदर मेंशन करना है, यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होगा आपके एनालिटिकल पैराग्राफ का। आई वांट टू से दिस। ठीक है, इसके अंदर आपको मेन चीज डालनी होती है, एक्सप्लेनेशन, कंपैरिजन, एनालिसिस, सब कुछ। इसके बाद लास्ट आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन आपको 2 से 3 लाइन में देना होता है
ये आपको टेबल में नहीं दिया होता है, ये आपको खुद से देना पड़ता है। खुद से देने का मतलब क्या होता है कि आपको जो आपको टोटल डेटा दिया गया है, आपको उसे समझ करके टोटल कंक्लूजन देना होता है कि हम क्या स्टेप उठा सकते हैं इस चीज को इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, इस चीज को सुधारने के लिए। जैसे वायलेंस के ऊपर आ जाएगा तो आपको लिखना पड़ेगा कंक्लूजन में कि हम वायलेंस के लिए पुलिस नंबर्स, पुलिस सुविधाओं को बढ़ा सकते हैं और गवर्नमेंट फैसिलिटीज दे सकते हैं। ठीक है, बच्चों के हेल्पलाइन नंबर उनको अवेयर कर सकते हैं, प्रोग्राम्स चला सकते हैं, स्कीम्स चला सकते हैं, वेरियस इम्प्लीमेंटेशन को बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवली इसको इंक्रीज कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन को इस तरीके के प्रोग्राम्स के। तो ये जो चीजें होती है कंक्लूजन में आ जाएंगी, जो आप टेबल के अलावा अपने आप यहाँ पे रखने वाले हो और जो जरूरी है, जो आपकी नॉलेज चेक करने के लिए है कि भाई जो आपने डेटा लिखा है अब उससे आप क्या समझ रहे हो और जनता को आप क्या कंक्लूजन करके दोगे, क्या कंक्लूड करके दोगे। ओके, कंक्लूजन के अंदर हम ये सब चीजें लिखते हैं। अब मेन बात है कि यहाँ पे हम कौन कौन से कीवर्ड लिखे कि टीचर हमें फुल मार्क्स दे दे। तो यहाँ पे मैंने लिखे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल से कीवर्ड जिनको आप यूज कर सकते हो और अपने एनालिटिकल राइटिंग को बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडेबल और फैशनेबल बना सकते हो। फैशनेबल से मेरा मतलब है दूसरों से अलग और बिल्कुल हटके, ताकि टीचर पढ़ते ही इंप्रेस हो जाए। अब यहाँ पे इंट्रो में हम क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको इंट्रो के अंदर ये कंफर्म कर देना है कि आपका जो डेटा है वो कहाँ से लिया गया है, मतलब वो टेबल है, चार्ट है, पाई चार्ट है या क्या है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो द चार्ट गिवन बिलो डिस्क्राइब द टेबल, सजेस्ट द डेटा गिवन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पाई चार्ट इलिस्ट्रेट्स। तो ये सारे वर्ड आप यूज कर सकते हो। बॉडी के अंदर आप क्या यूज करोगे, अगर आपको कोई चीज डिस्क्राइब करनी है तो आप लिखोगे कि वो स्टार्टिंग टू राइज, कि वो लगातार बढ़ती चली गई, वो क्वाड्रपल्ड हो गई, 4 गुना हो गई, या वो डबल हो गई, फ्लक्चुएट हो गई, वो एकदम से पीक पर चली गई, इस तरीके से। आपको कंपैरिजन करना है तो आप लिखोगे सिमिलरली, इन कंपैरिजन टू, कॉन्ट्रास्ट टू, कॉन्ट्रास्ट विद। ठीक है, जब आप कंक्लूजन करोगे तो आपको नहीं आता है कि वो आप ओवरऑल क्या समझे हो, तो आप ओवरऑल यूज कर सकते हो, इन अ नटशेल यूज कर सकते हो। आप लिख सकते हो कि इन द गिवन डेटा वी अंडरस्टैंड या वी कैन कंक्लूड दिस। इस तरीके के आप कीवर्ड यूज कर सकते हो, जिससे आपकी इंग्लिश बिल्कुल फाइन लगेगी। आपको भले ही अच्छी इंग्लिश आ रही है नहीं आ रही है, आप ये वाले कीवर्ड यूज करके टीचर को ये बता सकते हो या दिखला सकते हो कि आपको बड़ी इंग्लिश आती है। So that's all in this video. Like the session and subscribe the channel for more such interesting videos. Thanks.